एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। सीटेट ईवीएस के क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन है। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने सीडीपी के क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो परियोजना, कार्य क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना और विचार मानचित्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन में कौन कौन सी तकनीकें या उपकरण उपयोग में की जाती हैं। तो परियोजना कार्य भी होगा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी आकलन किया जाता है, जनरल लिखना और विचार मानचित्रण। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, बी, सी और डी, इसमें चारों विकल्प सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आपको बताना है, ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। एक, फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक के लिए खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि भूमि की गहरी जुताई नहीं की जाती है। जब उस भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरे स्थान पे वहाँ के लोग, मिजोरम के लोग जाके खेती करने लगते हैं। डी ऑप्शन है, एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और इसका ई ऑप्शन है आपका, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। आपको इसमें बताना है कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। जब भी भूमि की उर्वरकता कम हो जाएगी तो वहाँ वो भूमि खाली छोड़ दी जाती है। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें ए, बी और डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक कौशल ऐसा नहीं है। तो पूर्वानुमान के द्वारा भी प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जाता है। निष्कर्ष निकालना और अवलोकन, ए, सी और डी ऑप्शन आपका तीनों कौशल हैं। निर्धारण कोई किसी प्रकार का कौशल नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। ये भी आपका यहाँ पे सही होगा। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे कौन कौन से विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पे ए और सी आपका सही है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ठीक है, जैसे बस की यात्रा का टिकट जो होगा, वो टिकट का किराया जो होगा वो अलग होगा, ट्रेन में अलग होता है। तो ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? आपको बताना है कि मानचित्र शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी युक्ति है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, और शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेके आए। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी बच्चा स्वयं से कोई कार्य करेगा तो वो ईवीएस में एक पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है, आप उसी पे टिक करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लास 5th की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। और डी ऑप्शन है आपका, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो यहाँ पे आपका, जब भी मैंने बताया कि ईवीएस में जब बच्चा स्वयं से करके सीखेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा
बीजों को बोएगा उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ी है, पत्तियों में कौन कौन से अंतर हैं, गंध में दोनों पौधों में कौन कौन से अंतर है, और कौन सा पौधा किस स्थान पे अच्छे से वातावरण में उग रहा है, तो वहाँ पे वो अच्छे से उन पौधों में अंतर कर सकेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता करना, और विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, और सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो चारों विकल्पों में आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है ये हमारा, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, और सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मानचित्रांकन सिखाने में जो सबसे अधिक बढ़ावा जो इस कौशल का विकास होता है, तो सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद क्लास 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में लिखा है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसमें आपको पूरा इसको पढ़ लेना है, और दोनों में अंतर पहले आप निकालेंगे कि पेट्रोल का मूल्य कितना है और डीजल का मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें आगे विकल्प में देखते हैं, जहाँ पे सी और डी ऑप्शन सही होगा वही विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और डी बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक, सरल से कठिन, और अमूर्त से मूर्त। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सरल से कठिन। ठीक है, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन के लिए जो उपागम है कौन कौन से नहीं है, सरल से कठिन और स्थानीय से वैश्विक जो हैं, ये बी और सी आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, केवल बी और सी। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो आपको बताना है इसमें उपयुक्त एनसीएफ के अनुसार कौन सा कारण हो सकता है। इसके ऑप्शन है, पर्यावरण का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो जो ईवीएस को जब भी पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की गई है, वो क्लास से थर्ड के आगे ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 72, एक अध्यापक को क्लास 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विधाएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले कार्ड दिखाएं, अपने देश की विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा की जाने वाली विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट प्रदान करें, और अगला है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उस विषय पर चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के
भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, सर्वोत्तम उपयुक्त जो विधि होगी अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा की जाने वाली विविध भोजन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रोजेक्ट या परियोजना प्रदान करें। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पे फोकस कर सकते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो है होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इस वजह से वो जो भी पक्षी हैं वो अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़ के संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना और रेफ्रिजरेटर से वंचित करना। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो जब भी जूस तैयार करना या और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, तो ये कुछ समय के लिए किया जा सकता है। और प्लास्टिक के थैले में रखना, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और रेफ्रिजरेटर से वंचित करना, यहाँ पे वंचित करने की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर आप सीटेट ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मानचित्र का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आप अच्छे से मानचित्र कौन सा राज्य किस राज्य की सापेक्ष स्थिति किसके दक्षिण में स्थित है, उत्तर में क्या है, इस हिसाब से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, जम्मू कश्मीर, गोवा और बिहार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब नारियल के तेल में पकी हुई मछली की बात करेगा तो वो गोवा के लोग जो है वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गिलहरी जो है वो हमेशा इसलिए कुतरती रहती है जिससे वो अपने आगे के दांत को अधिक लंबा ना होने दे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की खेत की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी और बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो जब भी इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खेती कर रहे हैं या कृषक हैं तो आप अपने खेतों में फसलों को बदल बदल कर बोएं। अगर वो किसान जो है वो लगातार धान की खेती अपने खेतों में उगा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि जब उसके भूमि की सभी उर्वरक क्षमता जो है वो नष्ट हो जाएगी और भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ये ऑप्शन आपका सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वृक्ष अबू धाबी में नहीं, ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, बी और सी यहाँ पे तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। डी गलत है, ये डी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और सी जिस विकल्प में दिया गया होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसके शिफ्ट में आप देख सकते हैं, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई 4 मीटर होती है। लगभग इसकी जो जड़ें हैं वो 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि उसे पानी नहीं मिल जाता है। वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके
वृक्ष के तने में जो वहाँ के निवासी होते हैं वो वृक्ष के तने में पाइप डाल के इस वृक्ष से पानी निकाल के अपना उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अगला है, कोई व्यक्ति 2-1-15 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। तो यहाँ पे आप इसे स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। इसे जितना भी टाइम हो उसे आप माइनस करना रहता है कि कितने बजे से कितने, और इसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने पहले भोपाल और फिर रांची या झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपको मानचित्र के अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न आपको मानचित्र से ही मिलते हैं। आपको इसमें बताना है कि इसका कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में यहाँ पे इसका सही होगा। उसकी यात्रा जो होगी पहले दक्षिण दिशा में होगी और फिर पूर्व दिशा में होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं और उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ये सभी जो है वो अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसके ऑप्शन है, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना और भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य जो होगा वो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने क्लास 4 या कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ऑप्शन है इसके, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो मैंने जैसा पहले भी बताया है मैंने कि यहाँ पे जब भी आप ईवीएस की क्लास ले रहे हैं, आप ईवीएस में सीटेट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा जब स्वयं से करके सीखेगा या स्वयं से उससे जुड़ी हुई बातें जब हम उससे पूछेंगे या उससे करवाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट पर स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगला है, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अनुशासित रहें और शांतिपूर्वक अवलोकन करें, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो जब बच्चा अवलोकन करेगा तभी सीखेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें सहयोग ये भी पर्यावरण अध्ययन में सहायक है या उपयुक्त है। न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी करेक्ट है, सी भी है। प्रश्न पूछना आप शिक्षार्थी को प्रेरित करेंगे कि वो आकलन के समय भी प्रश्न करें, आप प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ये कोई भी संकेतक उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, बंद गोभी, नारियल और सरसों। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग किया करते हैं। ठीक है। कांसा ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक ही तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु मजबूत, टिकाऊ होती हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक ही तत्व है, ये नहीं होगा। इसे जो है ये भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी आपका सही है। तो बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये तीनों जो हैं वो मच्छरों से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट प्रश्न है हमारा, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर है, यहाँ पे इतना करेंगे। उसके बाद जब भी 9.7 को 110 मीटर से आप गुणे करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर उसे आप मीटर में है तो आप उसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1.067 यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको हमारे सभी प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।